भूटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे हम। ठीक, भूटिया समुदाय में प्रिय सत्तात्मक प्रकार का परिवार होता है, परंतु महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। खास तौर पर जब पुरुष व्यापार के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। ठीक, और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर निर्णय लेने का पूर्णतः अधिकार होता है भूटिया समाज में। इनके समाज में अपराध नहीं होते हैं। ठीक, अपराध होंगे भी कैसे? देखिए ना, ब्रज हिमालय में एकांत एरिया में रहते हैं। कुछ ही इनके जो गांव की सराय इनकी बहुत साधारण होती है। कुछ ही लोग घरों के जो कर्म होते हैं आपसी में रहते हैं, भाईचारे के तौर पर प्रेम भाव होता है, सामाजिक एकता एक शब्द दे सकते हैं हम लोग। बुजुर्गों का सम्मान होता है, यह तो हर समाज के लिए स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित होते ही हो जाता है। देखिए, जब पिता वृद्ध होने लगता है तो समय से पहले ही अपने पुत्र को संपत्ति का विभाजन कर देता है। ठीक, खास तौर पर जाट जनजाति में देखेंगे तो जाट जनजाति में एक विघटित परिवार प्रथा देखने को मिलती है। हम लोग को जब पुत्र का विवाह हो जाता था उसको कुछ संपत्ति देकर उसकी परिवार ही अलग कर दी जाती है। अगर भाई बहन अधिक हो तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने चाहते पुत्र के साथ रहते हैं। ठीक, रंगभंग या रणभंग युवा गृह, एक शब्द आ रहा है रंगभंग। देखिए, यह एक संस्था थी रंगभंग। भूटिया समुदाय में पहले गांव से अलग एक ग्रह बनाया जाता था जिसमें रात्रि काल में युवक और युवतियां जाया करती थी गांव की, और उस युवा ग्रह में नित्य गीत संगीत आदि के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, जिससे इनके मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो जाता था, जो कि आगे चल के विवाह का रूप ले लेता था। लेकिन अब यह संस्था बंद हो गई है। ठीक, अब नहीं है रंगभंग व्यवस्था। बंद होने का कारण देखिए, क्योंकि समय के साथ ही इस संस्था में भी आधुनिक तौर तरीके और पाश्चात्य संस्कृति जैसे अश्लील तौर तरीके अपनाए भर कर आने लगे, और जिससे ये संस्था स्वतः ही बंद हो गया। किसी की फैमिली ने इजाजत नहीं दी फिर अपने बच्चों को इस संस्था में जाने के लिए। वैवाहिक व्यवस्थाएं को समझिए। भूटिया समाज में वैवाहिक व्यवस्थाएं सामान्यतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित है। ठीक, वैवाहिक कार्यक्रम शीतकालीन आवास में होता है। देखिए, भूटिया समाज के दो आवास होते हैं, एक मैत होता है ग्रीष्मकालीन आवास और शीतकालीन आवास गुंडा या मुंसिया। लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम शीतकालीन आवास में होता है, क्योंकि जो शीतकालीन आवास है घाटी वाला क्षेत्र है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां यातायात का संपर्क भी अच्छा है। ठीक है, यातायात साधन सुविधाएं सुलभ होती हैं शीतकालीन आवास में। मैथ जो इनका आवास होता है उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है पशुचारण ही होता है। ठीक, विवाह देखिए, कुछ विवाह है तत्सम विवाह। तत्सम विवाह के अंतर्गत बरातियों के साथ कन्या पक्ष के वहां जाता है, अर्थात सामान्य तौर का विवाह होता है, बरातियों के साथ जाता है। ठीक, एक दमोला विवाह आ रहा है। दमोला विवाह में बताया जा रहा है कि बराती बर के नाम पर कन्या को ले जाते हैं। बराती बर के नाम पर कन्या को ले जाते हैं। जो दमोला विवाह है इसको किताबों में थोड़ा उलझाया हुआ दिया हुआ है, स्पष्ट से नहीं दिया गया है इसका उत्तर। लिखा गया है कि बराती बर के नाम पर कन्या को लाते हैं, तो है क्या ये? इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको करिएगा, वरना मेरे को देखिए, बराती बर के नाम पर कन्या को ले जाता है तो क्या बर नहीं जाता है? प्रश्न इसमें उठता है, तो क्या बर नहीं जाता है? बर की अनुपस्थिति में होने वाला विवाह है क्या दमोला? ठीक है, अगर देखें तो हमारे उत्तराखंड के इतिहास में एक विवाह प्रचलित था जिसको हम डोला विवाह या डाला विवाह कहते थे, या अपहरण विवाह भी हम उसको कहते थे। ऐसे वो विवाह ऐसी स्थिति में किया जाता था जब बर घर में उपस्थित ना हो। बर जब सेना में गया हुआ हो या कहीं बाहर गया हुआ हो या कहीं नौकरी में या कहीं फंसा हुआ हो व्यापार में, ऐसी स्थिति में जो लड़के के माता पिता या उसके मित्र लोग कन्या के घर जाते थे, उसको डोली में बिठा के या उसको लेकर घर ले आते थे अपने। ठीक, फिर जब पुत्र आ जाता था, जब वो लड़का आ जाता था, तब जाके वो विवाह करते थे। लेकिन ये दमोला विवाह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को, आप कमेंट करिएगा। गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह है। ठीक, खास तौर पे गंधर्व विवाह जाट जनजाति के अंतर्गत बहुत अधिक है। गंधर्व विवाह हमारे आम समुदाय में भी प्रचलित है। ठीक है, विस्तार ले रहे हैं गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। लेकिन गंधर्व विवाह के आप एक बार इस चीज को समझिए,
गंधर्व विवाह में दो प्रेमी युगल अर्थात युवक रात्रि काल में आता था और युवती को भगाकर ले जाया करता था। ठीक है, फिर दूसरे दिन युवती के माता पिता और 2 4 जने और जाते थे युवक के घर और उस युवक की जरूरत पड़ने में पिटाई भी करते थे। फिर दोनों परिवार आपस में सहमति करके उनका विवाह कर देते थे। कहा जाता है कि उनके माथे में दाईं ओर लड़के के बाईं ओर लड़की के घी का टीका लगा के इनका विवाह कर देते थे। कुछ इस प्रकार का विवाह था। भूटिया जनजाति के अंतर्गत क्या है? जाड़ जनजाति के अंतर्गत ओडाल विवाह प्रथा है। ठीक, ओडाल विवाह प्रथा आप लिख लीजिएगा, ओडाल विवाह प्रथा जाड़ जनजाति में। ठीक है, और एक विवाह प्रथा इसी के अंतर्गत, एक तो रात्रि काल में भगा के ले जाया करता था, दूसरा जो विवाह था मेलों से भगा कर ले जाया जाने वाला विवाह। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसको गंधर्व विवाह ही अलग अलग जनजाति में अलग अलग बोला जाता है। अंचल विवाह, नेक्स्ट हमारा अंचल विवाह, सरोला विवाह। ठीक, अंचल विवाह भी साधारण सा विवाह है। ये विवाह हमारा पिथौरागढ़ का जो पूर्वी कुमाऊं है इस क्षेत्र का विवाह है। जो हमारा ये पिथौरागढ़ देख रहे हैं आप, पिथौरागढ़ अर्थात पूर्वी कुमाऊं में एक विवाह प्रथा प्रचलित थी यहाँ, दाम तारो विवाह प्रथा। इसको भी लिख लीजिएगा आप, दाम तारो, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए दाम तारो, दाम तारो विवाह। इस विवाह में होता क्या था, जब किसी युवक को वधु मिलने में परेशानी होती थी, अर्थात अगर कोई पिता अपने पुत्र के लिए कोई वधु ढूंढ रहा है तो मिलने में परेशानी होती, तो ऐसी स्थिति में करते क्या थे, देखिए किसी गरीब की पुत्री को, किसी गरीब के वहां जाते थे, उस गरीब की पुत्री का रिश्ता करवाते थे। तो ऐसी स्थिति में उस युवक के पिता उस युवती के पिता को कुछ मात्रा में रकम दिया करते थे, अर्थात दुल्हन की रकम चुकाते थे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दाम तारो प्रथा। ठीक, दाम तारो विवाह प्रथा। देखिए पूर्वी कुमाऊनी जोहार क्षेत्र में होने वाला विवाह था ये हमारा दाम तारो विवाह, परंतु बद्ध मूल्य विवाह भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन खास बात क्या थी, जिस दुल्हन को रकम चुकाकर लाई जाती थी, ठीक, जिस दुल्हन को रकम चुकाकर लाई जाती थी उसका मान सम्मान बहुत अधिक होता था। ठीक है, नेक्स्ट है विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है पौड़ा नृत्य, भूटिया समुदाय में होता है। ठीक, भूटिया समुदाय में होता है, खासतौर पर पौड़ा नृत्य विवाह के अवसर में किया जाता है। बाल संस्कार, भूटिया समुदाय में कुछ बाल संस्कार हैं, इनको समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भूमो, भूमो एक बाल संस्कार है। सौका जनजाति के अंतर्गत जब नवजात शिशु 3 माह का पूर्ण हो जाता है, ऐसी स्थिति में किया जाने वाला एक संस्कार है भूमो। इसमें क्या किया जाता है कि एक कोई लड़का या कोई वृद्ध आदमी, उसके छोटे भाई बहन होने आवश्यक है। ठीक है, उसकी पीठ में इस नवजात शिशु को किसी शॉल, चुन्नी या किसी कपड़े के सहायता से नवजात शिशु को उसकी पीठ में बांधा जाता है, और फिर जो घर का मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार से 9 बार शिशु को अंदर बाहर किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु की आयु दीर्घायु होती है। कहा जाता है कि इस घर में इस शिशु का आगमन शाश्वत बना रहे। ठीक है, इस प्रकार का जो संस्कार हमारा भूमो संस्कार है। नेक्स्ट है परस्या गोमो संस्कार, इसको हम मुंडन भी कह सकते हैं। आमतौर पर जैसे हमारा जनेऊ होता है, ठीक उसी प्रकार का संस्कार है। बालक के 3 5 7 वर्ष पूर्ण हो जाने पर किया जाने वाला संस्कार है। ठीक है, जब बालक 3 5 या 7 वर्ष का हो जाता है तो एक संस्कार किया जाता है, इसमें बच्चे के बाल उतार दिए जाते हैं। ठीक है, 3 5 7 कुछ व्यक्ति कैंची लेकर उसके बाल उतार देता था, तो मुंडन कर दिया जाता है और रिश्तेदारों को बुलाकर भोज वगैरह कराया जाता है, इष्ट देव की पूजा करी जाती है, गांव की इष्ट देव की। नेक्स्ट है बुढ़ानी, बुढ़ानी संस्कार। देखिए जो परिवार का बड़ा पुत्र होता है उसके 20 वर्ष पूर्ण हो जाने पर किया जाने वाला एक संस्कार होता है बुढ़ानी संस्कार। ठीक है, ऐसी स्थिति में अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, एक त्योहार जैसा बनाया जाता है। ठीक है, घर के देवी देवताओं की पूजा की जाती है और गांव का जो इष्ट देव होता है उसकी भी पूजा की जाती है। ठीक, बुढ़ानी संस्कार, बालक के 20 वर्ष पूर्ण हो जाने पर किया जाने वाला संस्कार बुढ़ानी संस्कार, और इसको अलग अलग घाटियों में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे व्यास पट्टी में इसको बुढ़ानी कहते हैं, ठीक, चौदास में इसको सभा कुमु कहते हैं, अलग अलग घाटियों में अलग अलग कहते हैं। ठीक, बुढ़ानी का जो अर्थ निकलता है जेठ, जेठ या कोई बूढ़ा। यह हो गया हमारा संस्कार। आपको ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन पूछने का भूमो संस्कार क्या है तो आपको इसको करना पड़ेगा, बाल संस्कार है। ठीक, परस्या गोमो संस्कार, बुढ़ानी संस्कार किससे संबंधित है, भूटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा धर्म। भूटिया जनजाति के अंतर्गत एक बार हम धर्म को भी समझ लेंगे। ठीक है, भूटिया जनजाति में जाट जनजाति को छोड़कर बाकी सभी जनजाति हिंदू धर्म के अनुयायी है, परंतु जो जाट जनजाति बौद्ध धर्म के अनुयायी है। जाट जनजाति को अभी हम स्पेशल पढ़ेंगे, उससे पहले इनके देवी देवताओं को समझ लेते हैं। भूटिया जनजाति के जनजाति चाहे देश की हो चाहे राज्य की भी हो, किसी के भी स्थान के हो, जो अधिकांश जनजाति प्रकृति के पूजक होते हैं। ठीक है, देखिए इनके कुछ देवी देवता हैं। भूमियाल, बैग्राम चिम, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत, हाथी पर्वत, नंदा देवी और ग्वाला आदि इनके क्या है देवी देवता हैं। और भी अनेक देवी देवताएं हैं। सिद्धुआ, बिहुआ, घंटागढ़, साई आदि की पूजा जानवरों की रक्षा के लिए करते हैं जनजाति, और पशु बलि की भी प्रथा है। ठीक है, ये तो कुछ देवी देवता हैं, और अधिकांश जो देवी देवता हमारे तिब्बत चीन के भी मिश्रित देवता हैं इसमें। ठीक है, एक नाम आ रहा है हमको द्रोणगिरी। द्रोणगिरी के संबंध में एक रोचक तथ्य है, आप सुन लीजिए इसको। ठीक है, जिस समय रावण के पुत्र मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण को तीर लगती है तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो वैद्य गुरु सुषेण हनुमान को आज्ञा देते हैं कि आप जाइए द्रोणगिरी में एक संजीवनी नाम की जड़ी बूटी है, उसको ले आइए। हनुमान जी आते हैं द्रोणगिरी में, पूरा पर्वती उठा के ले चलते हैं। संजीवनी जड़ी बूटी उनको नहीं मिलती है। ठीक है, परंतु उस क्षेत्र द्रोणगिरी कहाँ है, देखिए हमारा नीतिमाणे के आसपास का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र के आदिवासी लोग उस त्रेता युग में उस द्रोणगिरी पर्वत की पूजा करते थे। तो माना जाता है कि उस त्रेता युग से लेके अभी तक इस क्षेत्र द्रोणगिरी गांव के लोग अभी भी हनुमान से नाराज हैं। ठीक है, द्रोणगिरी हमारे यहाँ नीतिमाणा में चमोली में एक गांव है द्रोणगिरी गांव। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये रोचक तथ्य था एक। नेक्स्ट हमारा जाट जनजाति को समझ लेंगे। देखिए जो उत्तर काशी का भाग है जाट जनजाति, यह तिब्बत चीन से सदियों से, वैसे संपूर्ण ये राज्य का उत्तरी सीमा तिब्बत चीन से सदियों से इनका क्या रहा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे रहे। लेकिन जो राज्य की जाट जनजाति है इसने अभी भी बौद्ध परंपरा को अपने साथ रखा हुआ है, तिब्बती कैलेंडर का भी पालन करती है। ठीक है, जाट जनजाति उत्तरी सीमा, देखिए जाट जनजाति जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी की उत्तरी सीमा और जाट गंगा, जिसको हम जानवी गंगा भी कहते हैं। ठीक, इस घाटियों में निवास करते हैं जाट जनजाति उत्तर काशी के। तो जाट जनजाति अभी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी है। ये स्थिति केवल हमारे उत्तराखंड राज्य में नहीं है, ये संपूर्ण ये भारत देख रहे हैं हम, इस क्षेत्र में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, भूटान हो, सिक्किम हो, नेपाल हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, बौद्ध धर्म का यहाँ प्रभाव है, वही तिब्बत चीन के संबंध के कारण। उदाहरण के तौर पर देखें तो ये जाट जनजाति में एक तिब्बती कैलेंडर के अनुसार एक पर्व बनाती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लोसर पर्व हमारी उत्तराखंड की जाट जनजाति बनाती है। देखिए लोसर पर्व क्या है, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार अर्थात बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार एवं तिब्बती कैलेंडर के अनुसार लोसर नव वर्ष का प्रथम दिन होता है इनका, जो कि फरवरी के मध्य में पड़ता है। ठीक, तो उत्तराखंड, तो लोसर पर्व उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्र की जो जनजाति है, जो भूटिया लोग हैं, वो लोग लोसर पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इनके नव वर्ष का दिन होता है। ठीक है, एक बार समझेंगे लोसर पर्व होता क्या है। लोसर पर्व नव वर्ष के रूप में बनाते हैं, नव वर्ष के स्वागत के रूप में बनाते हैं जाट जनजाति के लोग उत्तराखंड में। लोसर पर्व 15 दिन पहले से तैयारी करने लगते हैं, घर में साफ सफाई वगैरह पुताई वगैरह करते हैं, 15 दिन पहले से तैयारी होती है। और फिर लोसर पर्व से 2-3 दिन पहले अमावस्या की रात पड़ती है, उस रात को ये दिवाली के रूप में बनाते हैं, दिए बाती मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं। और गांव के सभी महिला और पुरुष गांव के ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां को गांव के 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं। ठीक, और उस स्थान पर आग, मसाले, चीड़ की लकड़ियां आदि वगैरह जलाते हैं और नित्य संगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। और फिर अंत में वहां से कुछ पत्थरों को ले आते हैं, दूसरे दिन एक दूसरे को बधाई देते हैं और संपन्नता की कामना करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट दिन ये गंगा जल के आटे से एक गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है गूंथ कर, और उस अवसर पे ये आटे की होली खेलते हैं।
ठीक, होली खेलते हैं, कोई कलर नहीं डालते हैं, बल्कि सूखा आटा लगाते हैं, आटे की होली खेलते हैं, जिसको हम देखिए महत्वपूर्ण तथ्य आ सकते हैं। आटे की होली और लोसार की होली किससे संबंधित है? लोसार पर्व से संबंधित है, उत्तराखंड में जाट जनजाति से। और अंतिम दिन जिस दिन इनका लोसार पर्व होता है, नव वर्ष का दिन होता है, उस दिन अपने घर से पुराने झंडे को उतार कर नए झंडे लगाते हैं। ठीक, और इस अवसर पर एक रिंगोली की डोली बनाई जाती है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक, यह था इनका बौद्ध परंपरा के अनुसार जाट जनजाति का लोसार पर्व महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है लोसार पर्व। जाट जनजाति का क्या है? लोसार पर्व एक पर्व और आता है, सूरगैन पर्व। सूरगैन पर्व जाट जनजाति के अंतर्गत देवताओं के समक्ष भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है। ठीक है, सूरगैन पर्व, लोसार और सूरगैन। जो लोसार पर्व है, लोसार पर्व पे एक इस प्रकार से भी लिखते हैं लोसार, और लोहसर भी लिखा जाता है। जो दूसरा पर्व हमारा सूरगैन पर्व, भद्र माह के 20वें दिन से प्रारंभ होता है। सूरगैन पर्व देवी देवताओं के समझ अपने भेड़ बकरियों की पूजा करते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा हमने स्पेशली जाट जनजाति के बारे में। नेक्स्ट अब हम भूटिया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। कंडाली पर्व, कंडाली पर्व को जिसको हम किरजी उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, जो पिथौरागढ़ का जो चौदास क्षेत्र है, ये देखिए इधर इस क्षेत्र में चौदास क्षेत्र, जो हमारा कुठियांगटी नदी और पूर्वी धौली गंगा का क्षेत्र है, वहां चौदास, दारमा, ब्यास, ये घाटियां हैं इस क्षेत्र में। तो इसी घाटियों में से एक नाम आता है चौदास, भूटिया जनजाति के अंदर चौदास। देखिए एक चीज आप बड़े गौर से समझिएगा, वास्तविकता है, जो वृद्ध हिमालय में निवास करने वाली जनजाति है, वो जिस घाटी में निवास करती है उसी घाटी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें तो हम ब्यास घाटी में जो निवास करते हैं उनको ब्यासी, दारमा घाटी में जो निवास करते हैं दारमिया। ठीक, जोहार घाटी में निवास करने वाले जोहारी। ठीक, इस प्रकार से जिस घाटी में निवास करते हैं उसी घाटी के, जेलंग में निवास करने वाले जाड़, समझ रहे हैं, चौदास में निवास करने वाले चौदासी, जिस घाटी में निवास करते हैं उसी के नाम पर उनकी जातियां रखी गई हैं। उसी से देखिए जो चौदास क्षेत्र है, चौदास क्षेत्र में एक पर्व बनाया जाता है कंडाली पर्व या किरजी पर्व, बहुत धूमधाम से बनाया जाने वाला भूटिया समुदाय में यह पर्व है। विशेषता क्या है देखिए कंडाली पर्व की, जिसको हम किरजी पर्व भी कहते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बनाया जाता है यह उत्सव। इस उत्सव में गांव की महिलाएं आभूषण पहनकर और पुरुष भी जाते हैं जंगल में, और एक कंडाली नाम का वृक्ष होता है उसको काटते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या है, कंडाली पर्व बनाने की वजह क्या है बताइए। देखिए जो पिथौरागढ़ का चौदास क्षेत्र है, वहां एक बार एक महिला का 12 वर्षीय पुत्र बीमार हो जाता है, और बीमार होने के कारण महिला कंडाली का औषधि अपने पुत्र को देती है, परंतु उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तत्काल। और महिला उसी समय कंडाली के पौधे को श्राप देती है, जिस प्रकार मेरा 12 वर्षीय पुत्र मारा गया, उसी प्रकार से प्रत्येक 12 वर्ष में हम तेरा भी अंत कर देंगे। ठीक, पहला मत ये जाता है। दूसरा मत जाता है कि कहा जाता है कि जो लद्दाख का सेनापति, लद्दाख कश्मीर का सेनापति जोरावर सिंह, ठीक 1840 की बात है, जोरावर सिंह की सेना अक्सर चौदास क्षेत्र की झाड़ियों, जो कंडाली के वृक्ष इनके पीछे छुपकर यहाँ आक्रमण किया करती थी चौदास क्षेत्र में, क्योंकि पुरुष लोग व्यापार के लिए बाहर जाया करते थे। ठीक है, परंतु जब महिलाओं को पता चला कि इस कंडाली के वृक्ष के पीछे ये सेना छुप रही है, तो अंत में महिलाओं ने इनको मार खदेड़ भगाया और इन कंडाली के वृक्ष को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। ठीक है, तो इस कारण कंडाली का पर्व को बनाया जाता है। कंडाली का पर्व को चौदास क्षेत्र में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। महिलाएं अपने पारंपरिक आभूषण पहनते हैं, पुरुष भी जाते हैं, एक दर्शक के तौर पर जाते हैं जंगलों में, ढोल नगाड़ों के साथ जंगलों में जाते हैं, कंडाली के वृक्ष को काट देते हैं, और ठीक इस प्रकार से इनका कंडाली पर्व बनाते हैं। इसको हम किरजी पर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जेठ पूजी पर्व। देखिए जो आषाढ़ के आगमन में बनाए जाने वाला पर्व भूटिया जनजाति के अंतर्गत जेठ पूजी है। ठीक, आषाढ़ का जैसे आगमन होता है तो एक पर्व बनाया जाता है, एक त्योहार बनाया जाता है, जिसको हम जेठ पूजी कहते हैं। अब आषाढ़ को कहते क्या है, ठीक है, आषाढ़ को जो भी कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा मृत्यु संस्कार। भूटिया जनजाति में कुछ मृत्यु संस्कार होते हैं। देखिए गौन संस्कार, पहला आ रहा है गौन संस्कार। गौन संस्कार है क्या, देखिए जो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है, दारमा क्षेत्र, दारमा के सौकाओं का
मृत्यु संस्कार है, मृत आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला संस्कार गौन संस्कार है। आप समझ लीजिए कि गौन संस्कार होता क्या है। देखिए इसमें याग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये धर्म के शौका लोगों का मानना है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत आत्मा का प्रतिनिधि याग होता है। तो याग के खुर और सींग को सोने से मढ़कर याग के पीठ में एक गेरुए रंग का चिन्ह बनाकर उस याग के पीठ में मृत व्यक्ति के चादर, उसका प्रयोग की गई वस्तुएं और उसकी अस्थियां रखी जाती हैं। ठीक है, फिर उस पर अक्षत फेंक कर प्रार्थना की जाती है कि हे मृत आत्मा आप इस याग के शरीर में प्रवेश करें। और फिर उसके बाद उस याग को गांव में घुमाया जाता है। लोग उसको बुलाते हैं अपने घर में उस याग को, कि कहते हैं कि यह मृत आत्मा का प्रतिनिधि है, उसको भोजन वगैरह कराते हैं। फिर रात्रि काल में गांव के लोग बैठते हैं आग वगैरह जलाकर और नित्य गीत संगीत करते हैं। ठीक, भोज होता है। ये कुछ इस प्रकार का था। गौन संस्कार बहुत खर्चीला होता है, ठीक है, जो कि देह संस्कार से 3 से 4 माह के मध्य बना सकते हैं गौन संस्कार। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लामचे संस्कार। लामचे संस्कार मुख्य रूप से सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, सिक्किम के भूटिया बनाते हैं लामचे संस्कार। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को 3 से लेकर 49 दिन तक अपने घर पे ही रखते हैं, शोक मनाते हैं, अंत में बारहवीं बनाई जाती है। ठीक है, लामचे संस्कार कुछ इस प्रकार का है। नेक्स्ट है भाषा, भूटिया जनजाति की भाषा। देखिए जिस समय राज्य के भूटिया और तिब्बती चीन के मध्य व्यापार संबंध थे, तो इनके व्यापार के लिए इनको एक विशेष भाषा की जरूरत थी, जिसको हमने दिया सांकेतिक भाषा। उस भाषा को मात्र केवल व्यापारी वर्ग ही समझ पाए। कहा जाता है कि यह कुछ इशारों में बात करते थे, इनकी कोई अलग ही तकनीकी की भाषा थी सांकेतिक भाषा। लेकिन 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य हुड़देशी लोगों का आक्रमण होने लगा। ठीक, तो इनको फिर और विशेष भाषा की जरूरत पड़ गई। तो फिर जो नेक्स्ट भाषा है उसको हम रोंगपा भाषा कहते हैं या भूटिया भाषा कहते हैं। ठीक है, रोंगपा भाषा। अभी उत्तराखंड में अगर भूटिया जनजाति में रोंगपा भाषा है, तो ये नीति और माणा का जो क्षेत्र देख रहे हैं आप चमोली में, यहाँ रोंगपा भाषा है। ठीक है, अभी आगे और देखते हैं इसको। और जाट जनजाति की भाषा को रोंगबा भी कहते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण है, जाट जनजाति की भाषा रोंबा। ठीक है, भाषा में देखिए हिमालय के तिब्बत वर्मी से भाषा से संबंधित, हिमालय का जो देखिए भूटिया जनजाति की भाषा में हिमालय के तिब्बत वर्मी भाषा से संबंधित 6 बोलियां भी बोली जाती हैं। और फिर अगर हम और गहराई में जाए तो भाषा का भी जिस प्रकार से भूटिया जनजाति के अंतर्गत अनेक उपजाति हैं, उस प्रकार से कुछ ना कुछ इनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। जैसे अभी पिथौरा गढ़काई जो दारमा चौंदा ब्यास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ रंग भाषा बोली जाती है। ठीक, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है रंग। इसका उच्चारण कैसा होगा देख लीजिए, रंग भाषा। ठीक है, विलुप्त की तगार में ये भाषाएं। ठीक है, यहाँ के जो अच्छे प्रशासनिक लोग हैं वो इन भाषाओं के चिंतन में हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गीत को देखिए। तुबेरा इनका एक रसिया गीत है, रसी गीत। ठीक, तुबेरा बाजू वीर प्रधान गीत है, वीर रस प्रधान गीत। वीर रस प्रधान मतलब जिस गीत में वीरता का भाव हो। ठीक, उसको बाजू। और तिमली सामाजिक विषय पर गीत। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है तुबेरा बाजू तिमली क्या है, भूटिया जनजाति के गीत है। अब और डीप पूछेगा, तिमली क्या है, सामाजिक विषय पर गीत, बाजू वीर रस प्रधान गीत और तुबेरा रसिया गीत। ठीक, प्रमुख व्यक्तित्व देखिए, भूटिया जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों को देख लीजिए एक बार। गौरा देवी, बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, जसूली देवी। ठीक है, गौरा देवी चिपको आंदोलन की जननी। ठीक, 26 मार्च 1974 को जो चिपको आंदोलन की जननी थी गौरा देवी। बछेंद्री पाल पर्वतारोही, एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही। जसूली देवी एक बहुत अच्छे समाज सेवा थी। ठीक है, इन्होंने बहुत अधिक अपनी संपत्ति समाज सेवा में लगा दी थी रेमजे के शासन काल में। देख रहे इन महिलाओं को देखकर ही भूटिया जनजाति की मातृ शक्ति साफ नजर आ रही है। ठीक है, बहुत ही कठोर परिश्रमी होते हैं, खाली नहीं बैठते हैं।
ठीक है, निरंतर अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं अपने भविष्य के लिए। और पुरुष में देखिए सुरेंद्र सिंह पांगती आईएएस अधिकारी, आर एस टोलिया जी प्रथम सूचना आयुक्त, ठीक, अनेक जो राज्य के प्रशासनिक उसमें बैठे हुए हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बैठे हुए, बहुत भोटिया जनजाति बहुत अधिक मात्रा में है। महिलाओं का स्थान देखिए, अगर उत्तराखंड में महिलाओं की अगर हम बात करें तो यही महिला प्रमुख उभर के आते हैं जो कि भोटिया जनजाति के हैं। ठीक है, प्रमुख शब्दावली को देखिए एक बार। ठीक है, शब्दावली में आपके लिए कुछ विशेष कर रहा हूं, प्रश्न पूछ सकता है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। भोटिया जनजाति में देखिए दामी को विवाह कहते हैं। ठीक है, विवाह को भोटिया जनजाति में दामी कहते हैं। ठीक, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदार को स्वारा। ठीक है, स्वारा। सगाई को थोची। ठीक, सगाई को थोची, कहीं थामी भी कहा जाता है। ठीक, थारू जनजाति में क्या बोला जाता था, सगाई को दिखरोरी। ठीक, भोटिया जनजाति में सगाई को थोची। ठीक है, बात कर रहा था मैं रोंगपा भाषा की। रोंगपा भाषा कहाँ बोली जाती है, नीतिमाणा में। चमोली की भाषा क्या है, रोंगपा। और रंग, रंग चौंदा दारमा ब्यास घाटी में। और देखिए अभी और समझते हैं, मितुर, दो पुरुष मित्र को। ठीक, भोटिया जनजाति के अंतर्गत दो पुरुष मित्रों को हम मितर या मितुर कहते हैं। थारू जनजाति में क्या कहा था हमने, दिलबर, दो पुरुष मित्रों को वहां दिलबर कहा था, और भोटिया जनजाति में मितर या मितुर। ठीक है, और माणा का जो प्राचीन नाम है, माणा का प्राचीन नाम क्रोज द्वार, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, क्रोज द्वार। जो माणा नाम पड़ा किरात वंशी मणिभद्र के नाम पर ही माणा पड़ा। ठीक है, सौका द्वार नीति दर्रे का प्राचीन नाम है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये भी। खोंगली, खोंगली भोटिया जनजाति की महिलाएं पहनती है, गले पर चांदी का बना आभूषण। खोंगली हमेल के जैसा होता है, हमेल भी हमारे चांदी की सिक्के की माला होती है, और खोंगली भी गले में पहने जाने वाला चांदी का आभूषण है, खोंगली। ठीक, एक डाउट को आप मैं क्लियर करता हूं, रोंगपा और रंग। ठीक है, यहां लिखा हुआ है मैंने रोंगपा और रंग। भोटिया जनजाति में देखिए जो पिथौरागढ़ का कुठियांगटी नदी और जो पूर्वी धौली गंगा नदी है, इस क्षेत्र में दारमा, चौदास, ब्यास घाटियां हैं। ठीक है, और इन्हीं लोगों को रंग समुदाय भी कहा जाता है, अर्थात रंग भोटिया भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ के निवासियों को रंग उच्चारण देख लीजिएगा आप, इसको इस प्रकार इसको लिखा जाता है, रंग। ठीक, और जो हमारे चमोली में मालछा तोलसा हैं उनको रोंगपा भी कहता है, और इनकी भाषा भी है। ठीक है, ये भाषा भी, और इनके निवासियों को भी कहा जाता है। अब बात होती है कि रंग है क्या, ये रंग है क्या। ठीक है, जो विद्वान मानते हैं जो ये है, इसका अर्थ मानते हैं घाटी। ठीक, और पा का अर्थ मानते हैं रहना, अर्थात विद्वानों का कहना है जो इसका अर्थ निकलता है, इसका अर्थ निकलता है, कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, इसको देखिए कुछ इस प्रकार से भी लिखा जाता है। विद्वानों का मानना है कि इसका अर्थ है कि घाटियों में रहने वाले, समझ रहे हैं आप, घाटियों में रहने वाले। ठीक, तब जाके इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा भोटिया जनजाति के बारे में। अगर भोटिया जनजाति में कुछ छूट गया है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा कि भोटिया जनजाति के अंतर्गत यह छूट गया है। और भोटिया जनजाति, फिर मैं जनजाति का क्या करूंगा, देखिए तो सारी जनजाति होने के बाद एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें शेष जो छूट गए हैं उनको दर्शाया जाएगा। ठीक, भोटिया जनजाति की एक बार स्थितियों को देख लीजिए। भोटिया जनजाति की स्थिति राज्य में बहुत अच्छी है, साक्षरता के स्थान पर बहुत आगे है। ठीक है, सभी जनजातियों में से साक्षरता भोटिया जनजाति की बहुत अच्छी है। भोटिया जनजाति केवल उत्तराखंड की नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे देश में अगर सबसे अच्छा विकास जिस जनजाति ने किया है भोटिया जनजाति ने किया है। ठीक है, भोटिया जनजाति का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है हुड़का है। ठीक, और जो भोटिया जनजाति देखिए पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है, इधर इस क्षेत्र की भोटिया काफी संपन्न लोग हैं। ठीक है, और भोटिया जनजाति केवल अब बृहद हिमालय में निवास नहीं करती है, भोटिया जनजाति कुछ मात्रा में अल्मोड़ा, ठीक, कुछ मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर चुके हैं।
जो प्रशासनिक सेवा में आए हुए हैं या व्यापार जिनका मैदानी क्षेत्रों में स्थिर हो गया है, तो कुछ मात्रा में भूटिया जनजाति राज्य के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं। अब एक चिंता का विषय और है, भूटिया जनजाति वृहद हिमालय से पलायन कर रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वहां पलायन हो रहा है, दिनों दिन इसकी संख्या घटती जा रही है, लेकिन कमी सरकार की इन क्षेत्रों में नजर नहीं पड़ रही है। जो ये सीमावर्ती क्षेत्र देख रहे हैं आप, अति संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, जनजातियों का यहाँ होना बहुत आवश्यक है, वरना तिब्बत चीन द्वारा आक्रमण कब्जा होने का संदिग्ध है। ठीक है, और सरकार भी कोई विशेष ध्यान देती नहीं है इस क्षेत्र में, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाएं, काफी सुविधाएं यहाँ नहीं है। ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं, संचार व्यवस्थाएं, रोड व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है, तो मजबूरन इनको पलायन करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो पहले तो व्यापार होता था, व्यापार को भी रोक दिया गया है। और भारत के अनेक अर्थशास्त्री और विद्वानों का कहना है कि अगर चीन देश में दिवाली और होली में अनेक सामानों को बेचकर अपनी पकड़ भारत में मजबूत कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं इन जनजातियों से अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं राज्य का। ठीक, यहाँ भी तो संपूर्ण देखिए भूटिया जनजाति निवास करती है, यहाँ के लोग भी तो तिब्बत चीन से जाकर व्यापार कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। ठीक है, ये हो गया हमारा भूटिया जनजाति के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जौनसारी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।